वह भी एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। और क्यों वो ऐसा कह रहे थे? एसआईआर में देखिए हमारा नाम कहाँ है खुद पता नहीं हमको, न कोई बीएलओ हमसे अब तक संपर्क किया, हम खुद बीएलओ को खोज रहे थे। सत्ता की चाबी अगर किसी के पास होगी तो प्रशांत किशोर की जनसुराज के पास होगी। पिता से सब कुछ उन्होंने लिया, थोड़ी सी चूक उनसे हो गई है। पिता देखिए मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, वह मौसम वैज्ञानिक नहीं है। तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं या तेजस्वी को डेंट करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कितनी सुंदर फील्डिंग सजाई थी, इसको आप देखिए, मजबूत उनकी फील्डिंग है। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है बहुत ही खास मेहमान। आप रवि उपाध्याय साहब हैं। तकरीबन 3 दशकों का पत्रकारिता का इनको अनुभव है। आप अखबार में काम कर चुके हैं, यूएनआई में लंबे वक्त तक आप रहे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। और बार बार ये चर्चा का विषय रहता है पत्रकारों के बीच में कि भाई बिहार की अगर नब्ज़ आपको समझनी है तो रवि जी के पास जाके 10 मिनट बैठ जाइए। तो हम आज आपके साथ 20 से 25 मिनट बिताने वाले हैं ये समझने के लिए कि अभी अगर इस परिस्थिति में आज चुनाव हो जाएं तो नतीजे किस तरीके के आएंगे। क्या ये चौंकाने वाले होंगे नतीजे? देखिए शिवपूजन जी, जो हम देख और समझ पा रहे हैं अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में, हालांकि अभी चुनाव नवंबर में होने जा रहा होगा, मैंने जो संभावित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है या जो बात दिख रही है उसमें इस बार की लड़ाई बहुत कांटे की होने जा रही है। बिल्कुल, जो भी जीत और हार का मार्जिन होगा वह कोई लंबा आपको गैप नहीं होगा, वो बहुत मार्जिनल होगा। 1000, 1500, 200, 100 इस तरीके से होगा। बहुत कंटेस्ट होगा, बहुत कीन कंटेस्ट होगा जो भी होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ आपको इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, और बीच में तीसरा जो कोण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है प्रशांत किशोर। तो वो प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, जो उन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो उन्होंने फील्डिंग बैटिंग अब तक करी है, जो की और करते चले आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका पेनिट्रेशन आम आवाम के बीच में दिखाई पड़ रहा है पूरी स्पष्टता के साथ कि वह क्या होगा और कैसे बिहार का इस बार का चुनाव परिणाम कुछ आपको इधर उधर होगा। कोई इस मुगालते में न रहे कि फील गुड करके हम जो है सो सत्ता हासिल कर लेंगे, यह कोई भी हो, एनडीए हो या इंडिया हो। इस बार क्योंकि प्रशांत किशोर है, मजबूत पक्ष है वो, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आपने तो इतने चुनाव कवर किए रवि सर, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव इन्हीं सारी वजह से बाकी चुनावों से बिल्कुल भिन्न है? इस बार मुकाबला 2 तरफा नहीं 3 तरफा है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बिहार में हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो हम लोग जिसको हम लोग बिटवीन द लाइंस कहते हैं, जिसको हम लोग डिकोड करना चाहते हैं, जो बताना चाह रहे हैं कि वो देखिए प्रशांत किशोर, आपने देखा कि जो 4 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आए, वह देखिए वह आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। बिल्कुल। तो वो आरजेडी के गढ़ में किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो विषाद बिछाई वह धाराशायी हो गया, और वो चारों की चारों सीट जो है सो जो उपचुनाव के नतीजे आए विधानसभा उपचुनाव के, वह एनडीए के पाले में। ऐसा नहीं है कि एनडीए ने बहुत कुछ अजूबा कर दिया, लेकिन वह प्रशांत किशोर ने जो फील्डिंग सजाई थी उसका नतीजा, उसका परिणाम, उसका लबोलबाब निकला कि वह 4 सीट जो है सो एनडीए के खाते में आई, और राजद का मजबूत किला, मजबूत जो गढ़ था वह ढह गया इस उपचुनाव। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो क्या इस चुनाव में हम ये निष्कर्ष अभी से निकाल सकते हैं कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी से फायदा एनडीए को मिल सकता है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सीवियर डेंट कॉज कर सकते हैं प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए महागठबंधन के लिए सीवियर डेंट होगा या एनडीए के लिए होगा, यह तो समय और उस दिन पता चलेगा। लेकिन जितनी तैयारी प्रशांत किशोर की दिखाई पड़ रही है, और देखिए वह चुनाव के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, यह हमारे आपके कहने की बात नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वह नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से समझते हैं, क्योंकि नंबर 2 के ओहदा पर वही हुआ करते थे जेडीयू में, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहाँ कमी है वह भी समझ रहे हैं। और आरजेडी की जहां तक बात है, आरजेडी भी देखिए सोशल इंजीनियरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा भी कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके औरंगाबाद जैसे मजबूत किला को, मजबूत गढ़ को, वहां पर कुशवाहा के, अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना करके आरजेडी ने, जो कहा जाता था कि औरंगाबाद का किला तो ढह ही नहीं सकता, वो राजपूत का छत्रप का बहुत बड़ा गढ़ है, उसको ढा दिया उन्होंने। तो ये एक तो सामने एग्जाम्पल है देखिए जो, और वह उसका देखिए परिणाम आपको कई जगह दिखाई पड़ा। औरंगाबाद देखिए, आपको काराकाट देखिए, बक्सर देखिए, ऐसे कई
माने चेहरे आपको धाराशायी होते हुए दिखाई पड़े, वह महागठबंधन ने बिसात बिछाई थी। लेकिन इस बार का जो एक चीज और समझना पड़ेगा, इस बार के चुनाव में एनडीए फोल्ड में चिराग पासवान की एंट्री हुई है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और चिराग पासवान की एंट्री का होना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बताता है, क्योंकि देखिए आप एनडीए के साथ में चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव जरूर उनकी पार्टी लड़ी, माने एकीकृत लोजपा की बात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव यह पहली बार होगा। तो ये अपने बलबूते लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और यही देखने और समझने वाली बात है कि क्या वो कैसे वो फील्डिंग सजाते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि आपने देखा तो एक बात जो मैं समझ पा रहा हूँ पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मोदी के तथाकथित हनुमान बनते हैं, और ये किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फील्डिंग सजा दी नीतीश कुमार की पार्टी को नस्ते नाबूद करने के लिए। और उसका सीधा परिणाम सबको देखने को मिला कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई। लेकिन इस बार चिराग पासवान साथ में, हालांकि बयान जो उन्होंने हाल के दिनों में दिए हैं, चाहे वो क्राइम ग्राफ को लेकर के हो या अन्य मुद्दों पर हो, तो ये इनके बयान, इसको किस तरीके से आप ले रहे हैं? नहीं, देखिए चिराग पासवान निश्चित रूप से अभी कोई इधर उधर जाने की कवायद में नहीं है। यह उनका प्रेशर टैक्टिक्स भी हो रहा है कि वो मैक्सिमम सीट हम ले अपने गठबंधन से, अपने एनडीए फोल्ड से, क्योंकि सो दैट कि उनको एकोमोडेट करना है अपने कार्यकर्ताओं को, जो बुरे समय में उनके साथ में जब पार्टी टूट गई, दल से निकाल दिया गया, माने परिवार से निकाल दिया गया, तो उसके बाद जो लोग हैं उनको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, ये उनकी तैयारी है। इस लिहाज से वह जो 5 सीट जीते हैं तो 6-5 30, 6-5 35, जो भी आप उसका एक गणित लगा लीजिए, वो इतनी डिमांड वो करते हुए उनकी पार्टी की ओर से दिखाई पड़ रहा है। और बार बार वह अटैकिंग भी है आपको गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट कहें तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में वह मंत्री हैं, बिहार में उनकी ही सरकार है, तो ऐसे में वह अटैक कर रहे हैं, तो वह नीतीश कुमार पर ही अटैक कर रहे हैं। इस बात को अब देखिए, उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे, या उनकी पार्टी की ओर से कहा जाएगा कि हम पार्टी के गठबंधन के अलायंस को, जो भी घटक दल है उसकी मजबूती के लिए 243 की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब पर हम मजबूत होंगे तो हमारी पार्टी, हमारा अलायंस, सब लोग मजबूत होगा। तो यह देखिए कहानी की बात है, लेकिन यह जो दिखाई पड़ता है हम लोग कि वह प्रेशर टैक्टिक्स में है, वो बार्गेनिंग बेहतर उनका हो जाए इस वजह से। और देखिए एक बात और समझिए, अच्छा डिजर्व भी करते हैं क्या ये आपको लगता है? क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सबसे बेहतर अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो चिराग पासवान का ही था। बिल्कुल, देखो वो तो 100% कहा जाता है, जितनी सीट मिली वो 100%। हाँ, वो देखिए, लेकिन अब देखिए हम थोड़ा सा आपको चलेंगे कि जो हम विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे थे, विधानसभा उपचुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जीत भी गई वो उपचुनाव में, नतीजे आए तो, लेकिन उनकी पार्टी के प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए। यह कसक, यह टीस कहीं न कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को है। और बार बार देखिएगा कि चिराग पासवान का कोई भी बयान होता है उसका तुरंत जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम। ऐसा क्यों हो रहा है? यही समझ पा रहा हूँ कि भाई मतलब ये भी एक तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, चिराग भी कर रहे हैं, चिराग का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये नागवार गुजर रहा है। देखिए दोनों ही मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और दोनों ही बिहार से हैं, दोनों ही अपने अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, माने उनसे बड़ा कोई नहीं है उनकी पार्टी में, जो वो डिसाइड करते हैं वही होता है। तो ऐसे में अब, और दोनों ही दलित हैं, इस बात को ही मानना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान की जो लेगेसी रही है वह रामविलास पासवान के पुत्र हैं। सधे रामविलास पासवान का वो ठीक है डीएनए है उनमें, उनको रामविलास पासवान का सब कुछ गुण है, लेकिन जो रामविलास पासवान जितने सॉफ्ट होते थे वह सॉफ्ट नहीं है। चिराग पासवान में एक बात है कि वह हार्ड बार्गेनर उनको कहा जाता है, वह हार्ड बार्गेनर है। वह आप देखिए कभी भी किसी परिस्थिति में देखिए, वह लोकसभा में ही कहा जाता था कि उतनी सीट मिलेगी उनको, नहीं मिलेगी, 2-3% दिया जाएगा, लेकिन वो देखिए किस तरीके से वो इस स्थिति में अपनी पार्टी को ले आए और बना करके मजबूत करके आज कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट पर है। अब तो ऐसे में जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि हम एक ही सीट पर लड़े, लेकिन मेरा भी 100% स्ट्राइक रेट है। तो वो कहने की अलग अलग बात है, लेकिन आप देखिए चिराग पासवान इतने सुलझे हुए हैं और वो अपने पिता से सब कुछ उन्होंने लिया, थोड़ी सी चूक उनसे हो गई है। पिता का सब गुण है उनमें, लेकिन जो पिता देखिए मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, वह मौसम वैज्ञानिक नहीं है जहां तक हम समझ पा रहे हैं। अगर मौसम वैज्ञानिक होते तो यह जो उंगली उनकी तरफ जो उठती है अपने गठबंधन में ही उठती है, बाहर की बात छोड़ दीजिए, अपने जो जीतन राम मांझी ही उठाते हैं। अभी देखिए जो उनके जो क्राइम और करप्शन को लेकर के जो उनकी पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया था, उनके बहनोई अरुण भारती ही उठा रहे हैं। तो वह आपको जेडीयू की तरफ से कितनी किरकिरी हुई, कितनी नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से बोला गया। ठीक है,
सब कुछ बिलो द बेल्ट नहीं होता है। बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया बड़ा इन्होंने। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो ये वो रामविलास पासवान इस तरीके के नहीं थे। देखिए, हालांकि एक चीज़ मान लीजिए, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में कभी भी बेहतर समन्वय नहीं रहा, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कभी भी ये लोग एक साथ में नहीं रहे, ये अस्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। तो ये चिराग पासवान को भी टीस है, ये है कि वो हमारे पिताश्री जो रामविलास पासवान थे, उनके साथ में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में, या आप कभी भी किसी कालखंड में बताइए, 2-4 महीना, 6 महीना, 7 महीना साथ में रहना, दैट इज डिफरेंट। लेकिन लंबे समय तक ये लोग साथ नहीं रहे इसमें। अच्छा, यहाँ बिहार की राजनीति में एक विषय और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकाएक हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी साइलेंट हो गए हैं। यहाँ पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई जाती है और मुकेश सहनी दिल्ली चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि कैंपेनिंग के लिए मटेरियल खरीदना था तो पैसे वैसे देने थे, इसलिए वहाँ। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इनके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इनकी मुलाकात भी वहाँ पर हुई है। तो क्या होता हुआ दिख रहा है? मुकेश सहनी पाला बदल लेंगे फिर एक बार? हालांकि मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपको पिछले बार विधानसभा में तो आपने देखा था। बिल्कुल। देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा टैगलाइन देखिए क्या है कि जो सहनी समाज को आरक्षण देगा, तो आरक्षण कौन देगा? हम और आप तो देंगे नहीं। ये आपको तेजस्वी यादव देंगे नहीं। जब देगी तो डबल इंजन की सरकार देगी, केंद्र दे, राज्य दे। तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा उन्हीं के पास, या तो आप नीतीश कुमार के पास जाइए या नरेंद्र मोदी के पास जाइए। तो ठीक आप याद दिलाए, जिस समय इंडिया अलायंस की बिहार में बैठक हो रही थी, वो मुकेश सहनी दिल्ली में विचरण कर रहे थे। अब कहा तो यह जा रहा है कि पहले से उनका शेड्यूल प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, लेकिन दिल्ली जाना और वहाँ पर कुछ न कुछ जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं, अब हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते कि वो किससे मिले, क्या मिले, लेकिन जितनी बात चर्चाएं हैं, कुछ न कुछ उनको पर चारा डाला गया है। और तो वो अब तो कहते भी हैं कि देखिए, सहनी का पुत्र है, उसके लिए तो एनडीए की ओर से दरवाजा, माने लोग विसाख बिछाए हुए हैं, तो कुछ ताकत, कुछ शक्ति है मेरे में, तभी तो। भाजपा के जो सीनियर नेता हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो मैं सवाल करता हूं, एक चीज़ मैं गौर करता हूं, बड़ा टंग इन चिक लैंग्वेज में जवाब मिलता है उनकी तरफ से। और दूसरी अहम बात ये होती है कि मुकेश सहनी के खिलाफ कभी भी आक्रामक रुख नहीं भाजपा का दिखता है। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 का विधानसभा चुनाव था, वह उनको सीट मिला, उसमें 4 उनको मिला था, 3 तो एमएलए इसमें आ गए थे, और एक जो है सो सहनी जी। हाँ, तो ये आपको ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी उनको, और ये टीस मुकेश सहनी को है। लेकिन यह टीस और खींच रखने से नहीं होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में जब तक कुछ आप गेन नहीं करिएगा, कहीं कुछ आप बनिएगा नहीं, खड़ा नहीं हो जाएगा, तो आपको कितने दिन चलेगा सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। और देखिए, अभी उसी का रिपरकशन है, इसी का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि वीवीआईपी भी एक पार्टी जन्म ले ली है। हाँ। जो आप तेज प्रताप के साथ में बीते दिन आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बल्कि निमंत्रण दे रहे हैं तेज प्रताप राजद को भी और कांग्रेस को भी कि मैं ज्वाइन कर लूं। तो वीवीआईपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं, थोड़ा सा मुकेश सहनी पर आ जाते हैं। मुकेश सहनी पर, लेकिन वीवीआईपी बीच में आपने जो कहा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि इसके उत्पत्ति के पीछे मूल कारण आप बता रहे थे कुछ। देखिए, वीवीआईपी जो है वह कहीं ना कहीं आपको मुकेश सहनी के साथ में कभी ये कुनबा हुआ करता था, उन्हीं के वो कुनबे के लोग हैं। अब ये लोग छटक करके अलग चले आए हैं, और कहीं ना कहीं से वीवीआईपी को भी बड़े नेताओं का उन पर हाथ है। अच्छा, अब किन नेताओं का है, अब लेकिन एनडीए के बड़े नेताओं का हाथ, एनडीए के बड़े निश्चित रूप से, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली कल जो दिखाई पड़ी, कार्यशैली कहने का मतलब कि पटना के प्रतिष्ठित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कहा तो जा रहा है कि कोई चार्टर्ड प्लेन से आया था, कोई किससे आया था, कोई से, तो ये सब अलग विषय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ है उन पर। और तभी जो है सो देखिए, मुकेश सहनी का कट साइज भी किया जाएगा। अगर यदि मुकेश सहनी ये पॉलिटिकली नहीं समझते हैं तो उनको कट साइज करने की कवायद ही है वीवीआईपी की एंट्री, हाँ, की एंट्री जो है सो। तो अब देखिए कि एक फैक्टर मैं देख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम प्रशांत किशोर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लगातार डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट्स में, अपने इन-डेप्थ एनालिसिस में, महागठबंधन की लगातार चर्चा हम कर ही रहे हैं, एनडीए के कुनबे की हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो अब ये एक फोर्थ फैक्टर आ गया बिहार की राजनीति में। ये फोर्थ फैक्टर क्या करेगा? यानी कि फोर्थ फैक्टर वीवीआईपी अभी हम जोड़ देते हैं, एमएम का भी एक फैक्टर रहेगा।
तेज प्रताप यादव भी, और तेज प्रताप यादव तो डंके की चोट पर अब कहना शुरू कर रहे हैं, महुआ, राघोपुर, ये तमाम सीटों पर सीधे नाम ले रहे हैं वो। नहीं, देखिए हम तो अब देखिए तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वह बोल रहे हैं, जो उनका बयान आ रहा है कि महुआ से लड़ेंगे और वीवीआईपी के साथ में आरजेडी को भी आ जाना चाहिए, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी यहाँ पर अलायंस कर लेना चाहिए, तो यह अब तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं या तेजस्वी को डेंट करना चाहते हैं या तेजस्वी को स्टेप डाउन कर, तो क्या उनकी मंशा है यह अपने। और महुआ को बोल रहे हैं कि हमने अपने राजद से जो यहाँ के एमएलए हैं मुकेश रोशन, डॉक्टर मुकेश रोशन को हमने दिया था कि तुम रखो, हम दूसरी तरफ। तो ये अब इतने बड़े वो विकास पुरुष तो नहीं है। फीफडम है क्या? फीफडम है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे लगता है कि और आने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपनी बात पूरी करें तो ये जो एक नया एलिमेंट है बिहार के चुनाव में, इसकी भूमिका क्या रहने वाली है? वीवीआईपी कह लें, तेज प्रताप कह लें, एमएम कह लें, या फिर इस तरीके से कुछ और मुझे लगता है कि शायद मशरूम करेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अब एमआईएम की हम लोग बात करते हैं, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी की, तो वो उनका सीमांचल के इलाके में उनका पेनिट्रेशन था 2020 में। हम लोग देखा, ये पूरा देश और बिहार गवाह है इसका। लेकिन एक बात स्पष्टता के साथ समझना पड़ेगा शिवपूजन जी, और कि वक्त संशोधन विधेयक के बाद जितनी नाराजगी मुस्लिमों में है, अल्पसंख्यकों में है, वह वोट इस बार हमको नहीं लगता है कि दांत खोदने के लिए जो सीख होता है वह भी इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंसोलिडेट हो रहा है, एकदम होगा। वाई समीकरण इंटैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। वाई में बताया जा रहा है कि कुछ शायद डेंट हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर की बड़ी अहम भूमिका। एग्जैक्टली वही हम बताना भी चाह रहे हैं कि देखिए हम चलेंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर। विधानसभा उपचुनाव को जो परिणाम हुए, प्रशांत किशोर ने कितनी सुंदर बैट फील्डिंग सजाई थी, इसको आप देखिए कि कैसे वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट कहाँ देना है दे दिया। वो कहते भी हैं कि मुस्लिम के क्षेत्र से यादव जीत जाएगा, लेकिन यादव के क्षेत्र से मुस्लिम क्यों नहीं जीतेगा? ये प्रशांत किशोर का ये सब है उनका। तो ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर इस बार जो उनके जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, हमको जहाँ तक हम जो जितना देख पा रहे हैं उनकी बात से हम जो निकालते हैं, डिकोड कर पाते हैं कि वह मजबूत उनकी फील्डिंग है। और वो चक्रव्यूह बहुत समझ कर, क्योंकि इसके पहले भी चक्रव्यूह तो कई बार वो रच चुके हैं। जो असंभव दिखता था वो संभव वो करते आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में था उन दिनों 2017 चुनाव में, तो हमने देखा था कि खाट पे चर्चा बहुत ज़ोर पकड़ रही थी। राहुल गांधी गांव-गांव जाते थे, खाट बिछती थी और उस पर चर्चा शुरू करते थे। खाट पे चर्चा की कांग्रेस ने खुद खटिया खड़ी की और उसके बाद यूपी के छोरे का नारा इन्होंने जाकर के दे दिया। कभी कल्पना की थी रवि जी आपने कि छोटे भाई बड़े भाई भी गले मिल सकते हैं? 2015 में बिहार में वो करके इन्होंने दिखा दिया। तो असंभव को संभव करना तो प्रशांत किशोर जानते हैं बखूबी, रणनीतिकार हैं। लेकिन क्या आखिर बात है कि एनडीए के लोग अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर हैज़ ऑलरेडी रीच्ड अ स्टेज वेयर इज़ अबाउट टू टेक ऑफ? पॉलिटिकल वैक्यूम भी है बिहार में। मैं जो देख पा रहा हूँ कि 2025 के चुनाव में ही मुझे दिख रहा है कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। 25 के बाद में नीतीश का भविष्य बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहा, लालू का भविष्य लगभग खत्म ही है अब। तो उसमें अब फिट इन कौन करेगा? रिंग आउट द ओल्ड एंड रिंग इन द न्यू होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए कि इस बार नीतीश कुमार वैसा उनमें अब नहीं है। जो चमक और धमक की बात होती थी नीतीश कुमार को, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में वह दिखाई पड़ा। लेकिन विधानसभा के जो नतीजा मैंने जो चुनाव होगा उसमें वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा नीतीश कुमार का। नंबर एक। नंबर दो बात जो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से है तो तुरुप के मजबूत एक का, वो जानकार हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। और जितनी बात वह कह रहे हैं तो हमको तो ये लग रहा है हम कलेक्ट सर मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आप देखिए, अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भाई पैसा उन्होंने ज़बरदस्त पंप किया है तो सोशल मीडिया में पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना दिया है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने गौर किया है कि किसी भी गाँव में जा रहे हैं तो वो भीड़ स्वतः आती है इनके पास हाथ मिलाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं जितना समझ पा रहा हूँ अभी तक इनके तकरीबन 3 साल की पदयात्रा और इनके संवाद को सुनने के बाद
कि ये पीपल कनेक्ट शायद इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि स्थानीय लोग इस बात को लेकर के परेशान है कि चुनाव की हर आहट के साथ नेता आते हैं, दे विल बी रेनिंग प्रोमिसेस, और प्रोमिसेस कभी डिलीवर होता ही नहीं है, और उसका फिर हर तकरीबन बिल्कुल सारी पार्टियों में हम देख रहे हैं कि अब बाप रिटायरमेंट के एज पर आए तो अब बेटा आगे बढ़ करके पार्टी की कमान संभालेगा। तो गांव का एक बच्चा वो चाहे वो एमए किया हुआ हो, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा प्रशांत किशोर के बारे में, जो हम बराबर शिवभोजन जी इस बात को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं प्रशांत किशोर को, तो हम देख रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर यहाँ के नब्ज को पकड़ लिया उन्होंने, बिहार की नब्ज को, और वो बदलना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। ये ठीक है, 2025 में होगा कि नहीं होगा हम नहीं कर सकते, 2025 के बाद 35 में भी करेंगे। वो ये नहीं, आपको छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, इसकी वो लंबी And he has got long innings with him. बिल्कुल innings बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आप एक चीज से क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्ता की चाबी भी उनके पास हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ। हाँ, ये सत्ता की चाबी उनके पास, मैं तो कह रहा हूं, इसको कहीं आप लिख लीजिए। हाँ। कि इस बार जो है सो जो हमको दिखाई पड़ रहा है, सत्ता की चाबी अगर किसी के पास होगी तो प्रशांत किशोर की जनसुराज के पास होगी। अब उसमें कितनी होगी, 10 होगी, 20 होगी, 25 होगी, कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कास्ट रिडन बिल्कुल जो सोसाइटी है या कास्ट लाइंस पर जहाँ पर वोटिंग होते हैं वहाँ पर आपको पता है कि वोटिंग पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है। 2-3 मुद्दे और हम आपसे समझना चाहते हैं, हमने मुकेश सहनी पे भी लगभग चर्चा कर ही ली। मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों एक तरीके से होड़ लग गई है पॉपुलिस्ट मेजर्स, पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लाने की। महागठबंधन कुछ अनाउंस करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम माँ बहन को 2500 रुपए देंगे, नीतीश सरकार करके दिखा देते हैं, फ्री बिजली दे करके दिखा देते हैं, स्टेट एक्सचेकर की क्या स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में इतना रेवड़ी बांटना, ये क्या लग रहा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत हो रहा है? ऑब्वियसली टू ऑब्वियस, बट इसके बड़े मतलब दूरगामी परिणाम भी होते हैं। देखिए, एक चीज इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जो ये लोग विजुअलाइज कर रहा है, जो भी रूलिंग पार्टी है, दिल्ली भी आपने सामने एग्जाम्पल दिखाई पड़ा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ किया, आपको राजस्थान भी दिख रहा है, बगल में आपका पड़ोसी राज्य झारखंड दिखाई पड़ रहा है। मैया योजना किस तरीके से हेमंत सोरेन को ने बाउंस बैक किया वहाँ, और जिस तरीके से उनकी घेराबंदी की गई थी उससे उनको धराशायी हो जाना था, लेकिन एनडीए की एक नहीं चली और मैया योजना उनकी काम कर गई। तो ये यहाँ पर जो आपको माई बहन मान योजना की जो बात तेजस्वी ने की, ठीक आपने देखा कि नीतीश सरकार ने कर दिया। अब देखिए, डोमिसाइल की बात हो रही है, डोमिसाइल भी कर दिया, बिजली की बात हो रही थी, 200 यूनिट 125 यूनिट। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात लागू भी कर दी, उसको लागू भी कर दिया। तो ये देखिए, तो इनके पास सरकार है, तो रेबड़ी बांटने का कल्चर है, लेकिन ये इसका लेकिन वही देखिए, शिक्षा पर नहीं खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर खर्च नहीं हो रहा है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे मूलभूत विडंबना सर यही है। देखिए ना, मैं अभी से कुछ वक्त पहले मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया था और हम चर्चा कर रहे थे ये 125 यूनिट बिजली फ्री। उन्होंने मुझे सिर्फ एक आंकड़ा दिया और मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, बिहार की अधिकांश आबादी किस चीज़ पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर। कहा एग्रीकल्चर की सब्सिडी आप निकाल करके देख लें और उसके बाद वहीं पर बिजली फ्री जो दिया जा रहा है वो देख लें। दूसरा आंकड़ा उन्होंने पेश किया कि आप पता कर लीजिए कि उड़ीसा कितने में बिजली खरीद रहा है और बिहार कितने में खरीद रहा है। अगर बिहार उड़ीसा के रेट पर बिजली खरीद ले तो आपको सब्सिडी देने की भी ज़रूरत नहीं है, दोगुने दाम पर हम खरीद रहे हैं इन पर, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखिए, यही तो सबसे दिक्कत। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कृषि के लिए आपको डेडिकेटेड फीडर कर दीजिए, उसमें आप ये सब करिए, यह सब सुविधा कहाँ हो रहा है? आप बिजली में भी देखिए, क्या बिजली का फ्लक्चुएशन है, लाइन कटता है, इन्वर्टर का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, और जबकि आपको बहुत बढ़िया बिजली की बात कही जा रही है बिहार में। तो यह सब देखिए आईवॉस है एक तरीके से, यह सब चुनाव तक आपको कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा, फिर योजनाएं बंद होंगी, खुलेंगी। अब डोमिसाइल ही जो लागू करने की बात है, वह डोमिसाइल सिर्फ शिक्षकों की भर्ती में ही है। यह और अन्य जो नियुक्तियां होंगी, अन्य जो अपॉइंटमेंट होगा, अन्य जो भर्ती होगी, उसमें आपको डोमिसाइल नहीं है। सर 2-4 रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं हम आपसे। एक तो ये नीतीश के गिरते स्वास्थ्य व्यवस्था से कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, और आपको लग रहा है कि हैज़ नीतीश कुमार नाउ हिट द एंड ऑफ द रोड? देखिए, निश्चित रूप से इस पर स्वास्थ्य पर उनकी जो देखिए, नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से बिहार को एक बहुत जबरदस्त दिया है, इसको कोई आदमी नहीं इनकार कर सकता। लेकिन अब इन दिनों नीतीश कुमार वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, ये सबसे बड़ी बात। तो फैटिग फैक्टर इज फास्ट कैचिंग, निश्चित रूप से, डेफिनेटली। दूसरा एक चीज है कि अगर नीतीश कुमार विगरसली कैंपेन नहीं कर सकते हैं तो क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, या आपको लगता है उनका
वोट बैंक चिटक करके नेचुरली भाजपा की तरफ जा सकता है? देखिए, आप एक चीज़ थोड़ा सा इधर आइए। नीतीश कुमार का आपने अभी तक देखा जितनी मीटिंग सीटिंग गेटिंग हो रही है वो सब उनका प्रेस रिलीज आता है। कभी भी आप नहीं आ रहा है, ना उनका फुटेज आ रहा है, कुछ नहीं। ये क्या बताता है कि वह कितना वो पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो जब पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे तो आपकी चमक और आपकी धमक का पहचान आम आवाम को कैसे होगा, कैसे जनता आपके साथ जुड़ेगी? तो वो दौर रखा है, देखा है कि नीतीश कुमार सीधे संवाद स्थापित करते थे। आपको कहीं किसी भी क्षेत्र में आप हैं, बिहार के परेशानी है, जनता दरबार में आई और आपकी सुनते थे। बिल्कुल। मैं नीतीश का बहुत बड़ा फैन हुआ था। मैं आपको राज की बात बताऊं, 2008 में जब नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर कुछ साल काम कर चुकी थी, तो पहले एक स्टिग्मा था ना, बिहारी है के, तो फिर महसूस हुआ कि नहीं, चलते हैं अपने राज्य, अब तो सब चीज़ बहुत बढ़िया हो गया। इसका मैं क्रेडिट हर वक्त नीतीश कुमार को देता हूँ। एक दो सवाल मैं और आपसे ले लेता हूँ। SIR के मुद्दे पर विपक्ष काफ़ी हमलावर था और जिस तरीके से मुझे लगता है कि आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वोटर आई कार्ड और बताया कि भाई हमारा तो लिस्ट में नाम है ही नहीं। अब जब इलेक्शन कमीशन उनके पीछे पड़ गई है तो ये पूरा का पूरा मामला बूमरैंग करता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, SIR का मसला जो है वो निश्चित रूप से समझने वाली बात है। सिर्फ तेजस्वी को टारगेट करके हिट करके कॉर्नर करने की कवायद नहीं होनी चाहिए। वह भी एक प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। और क्यों वो ऐसा कह रहे थे, सिर्फ वो टारगेट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी बात नहीं है। हम लोग खुद परेशानी झेल रहे हैं। अब आप SIR में देखिए, हमारा नाम कहाँ है खुद पता नहीं हमको, न कोई BLO हमसे अब तक संपर्क किया। हम खुद BLO को खोज रहे थे, माने लाइट जला करके कि कहाँ BLO है। तो BLO गलती भूलवश एक जगह टकरा गया, एक आदमी से बोला कि भैया वहाँ है, तो वहाँ जाकर। तो ये तो सच्चाई है, परेशानी है। और अभी भी देखिए, हमारी बिटिया का जो है सो नाम इनरोल कराना है, कहाँ कागज मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम वोटर होगी, लेकिन हम दर दर घूम रहे हैं, हमको ना कागज मिल रहा, नहीं है मिल रहा है। अब अपने क्षेत्र के MLA से जाकर के मिलिए। अब देखिए, जनसुराज की यहाँ पर कुम्हरार से प्रत्याशी हैं वंदना कुमारी, उनका जो है सो वो इतना काम कर रही है, हम तो देख रहे हैं सड़क पे उसको, लेकिन उसका भी नाम देखिए किस तरह झोल झाल में करके यहाँ डाल दिया गया है। तो यह सब तो SIR तो देखिए कैसे ये लोग कर रहा है, इतनी शॉर्ट पीरियड में कैसे करेगा, क्या करेगा, ये अद्भुत खेल है, ये अद्भुत खेल। बिल्कुल। चलिए जी, रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह ही करेंगे कि आपके पास जो पूंजी है, ये दशकों की पत्रकारिता का अनुभव, वो लगातार हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करते रहें। और जैसे जैसे अब बिहार की राजनीति करवट लेती रहेगी, जैसे चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती रहेगी, हम ऐसे ही दिग्गज पत्रकारों के साथ चर्चा करते रहेंगे, समसामयिक विषय पर बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।